2 साल से जिस चीज का फैंस इंतजार कर रहे थे, स्पेशली रोमन रेंस के फैंस इंतजार कर रहे थे, वो चीज रेसलमेनिया में पूरी होती है क्योंकि रोमन रेंस क्राउन हो चुके हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हुई रेसलमेनिया में, क्योंकि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो गए। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं रेसलमेनिया 42 की नाइट 2 को, और ये नाइट रेसलमेनिया की नाइट 1 में जो हुआ उससे लाखों गुना अच्छी थी। बहुत सारे तगड़े मूवमेंट्स और ऐसी चीजें हुई हैं शो पर जिसने बात करने के लिए फैंस को काफी सारी चीजें दी। बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, तो अगर आप इस चैनल पर डेली आ जाते हो रिव्यूज को देखने के लिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। 9 सालों से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्टेंट आ रहा है। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो शो पे जो हमारे होस्ट हैं जॉन सीना वही करते हैं, कहते हैं इनक्रेडिबल नाइट थी। मतलब जॉन सीना हमें मानने पे विश्वास करवाना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें भी मानना चाहिए कि जो नाइट 1 है वो अच्छी थी। और जब उन्होंने बोला ना वेलकम टू रेसलमेनिया नाइट 2, तो उसके बाद वो जो थीम है वो चेंज हो गई पूरी, जैसे हमने मैच कार्ड के ग्राफिक में भी देखा था। और जैसी वो थीम चेंज हो रही थी ना ब्लू में, मुझे सही में एक बार को लगा कि रॉक यहाँ पे निकल के आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ चेंज हो रहा था कि हाँ अब रेसलमेनिया की जो थीम है वो ब्लू वाली चलने वाली है। थोड़ा अटपटा है, ये कुछ अलग ही तरीके की चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसके बारे में ना मेरा अच्छा ओपिनियन है ना बुरा ओपिनियन है, लेकिन ये तो खैर जॉन सीना का बस शो को किक ऑफ करने के लिए था। सबसे पहला जो शो पर मैच था, जो हमको पहले से ही पता था नाइट 2 को ये ओपन करने वाला है, ये मैच आता है ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। और क्योंकि अभी जो डे एनवायरनमेंट हो रहा था, तो ओबा फेमी की जो एंट्रेंस है मैं बोलूंगा वो जितनी ज्यादा एपिक रॉ स्मैकडाउन या फिर ऐसे नाइट वाले शोज में लगती है, वैसा उतनी ये फील नहीं हुई। लेकिन स्टेडियम से जो रिएक्शन है ओबा फेमी को तगड़ा मिल रहा था। इसके बाद ब्रॉक लेसनर निकल के आते हैं और ब्रॉक लेसनर की वॉक क्या तगड़ी लग रही थी। और पॉल हेमन जिस प्राउड के साथ चलते हैं ना ब्रॉक लेसनर के साथ, उसको देखना भाई ऐसा लगता है कि हर एक सेकंड को पॉल हेमन बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पॉल हेमन इंट्रोड्यूस भी करते हैं ब्रॉक लेसनर को, कहते हैं कि ये रियल रूलर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि ओबा फेमी अपने आप को रूलर वाले नाम से बताते हैं। अब ये मैच ऐसा नहीं शुरू हुआ जैसे ब्रॉक लेसनर के मैचेस होते हैं। हम क्या देखते हैं यूजुअली ब्रॉक लेसनर के मैचेस में कि एकदम से धमाका होता है, ब्रॉक लेसनर तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इस पूरी फ्यूड की बिल्ड में भी हमने देखा था कि ब्रॉक लेसनर को कोई बहुत तगड़ा ऐसे अपर हैंड नहीं मिला, लेकिन फिर भी जाके वो कोने में जाके जब ऐसा अपने शोल्डर से मारते हैं तो ओबा फेमी को उस चीज का कोई असर ही नहीं पड़ा। भाई ओबा फेमी ने साइड कर दिया, धक्का मार दिया ब्रॉक लेसनर को। और जैसे ही ये चीज ब्रॉक लेसनर ने देखी, भाई वो हैरान है, उन्होंने अपनी खिंचा खिंचा क्लोज लाइन मारी, लेकिन उसके ऊपर ओबा फेमी गिरता ही नहीं है। और ब्रॉक लेसनर ऐसा नहीं था कि बहुत तेज मार नहीं रहा क्लोज लाइन को, पूरी जान से मार रहा है, लेकिन फिर भी ओबा फेमी नहीं गिरा। लेकिन ओबा फेमी की एक क्लोज लाइन में ब्रॉक लेसनर गिर जाता है। एक ब्रॉक लेसनर के फैन के लिए ये चीज देखना भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने अब तक ऐसे मैन हैंडल करते हुए, ऐसे डोमिनेट करते हुए ब्रॉक लेसनर को देखा है, लेकिन आज ब्रॉक लेसनर ऐसा कर रहा है। अब जब ब्रॉक लेसनर को गिराया तो भाई ब्रॉक लेसनर रिंग से ही बाहर चला जाता है। क्राउड का रिएक्शन बड़ा खतरनाक था कि ये कौन बंदा है भाई जो ब्रॉक लेसनर के साथ इस तरीके से पेश आ रहा है। इसके बाद ब्रॉक लेसनर भी शॉक है, पॉल हेमन भी शॉक है। अब ओबा फेमी ने एक और हरकत करी जो कि आप ज्यादा कर नहीं सकते ब्रॉक लेसनर के साथ। उन्होंने क्या किया, ऐसे ब्रॉक लेसनर बाहर था और ऐसे बाल पकड़ के वो खींच के लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को। और आपको इस चीज को करवाने के लिए ऐसा तगड़ा अप्रूवल चाहिए ना ब्रॉक लेसनर से, इस तरीके से आप मैच प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ब्रॉक लेसनर को भी उन्होंने भी इस फ्यूड को जो है बहुत एंजॉय किया, तो होता क्या है वो उन्होंने निकालने की कोशिश तो करी, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे फाइट बैक करी, उन्होंने रिंग पोस्ट पे मारा। उसके बाद वो स्टील स्टेप्स के ऊपर भी जो है उनको फेंक देते हैं। एक बार ब्रॉक लेसनर ने स्टील स्टेप्स भी निकाल ली थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को करना क्या है ओबा फेमी के साथ। उसके बाद ब्रॉक लेसनर अपनी सुप्लेक्स सिटी में लेके जाते हैं। हमको लगा अभी तो 2-3 ही लगे हैं, अभी तो ये 10 तक जाएंगे, लेकिन ओबा फेमी ने इसको भी काउंटर कर दिया। उन्होंने अपर कट लगाया और उसके बाद जब वो दोबारा से लगाने के लिए जाते हैं, ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को उठाया, और क्या एफर्टलेसली उठाया। ये बताता है कि भाई वो बंदा ब्रॉक लेसनर है। इतने मजे में उन्होंने उठा दिया, F5 लगाया, और भाई कुछ सेल ही नहीं किया उस चीज को ओबा फेमी ने। वो घिरा और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है ओबा फेमी, और ना सिर्फ खड़ा हुआ, उसने ब्रॉक लेसनर को फिर चोक स्लैम लगाया और अपना फिनिशर फॉल फ्रॉम ग्रेस लगा के इस मैच में ब्रॉक लेसनर पिन हो गए हैं और ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया है। जैसा मैं इस मैच के बारे में आपको बोल ही रहा था कि ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई 10 मिनट से ऊपर, 10 से 15 मिनट के बीच में अगर लेके जाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन आप इसको बोल सकते हो स्क्वॉश मैच की तरह ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया है। और मुझे पता भी था ये होने वाला है, कल लाइव में हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहे तो ऐसा मैच दे सकते हैं, लेकिन शायद उनको ऐसा दिखाना था कि ओबा फेमी बहुत तगड़ी चीज आ गई है और वो किसी को भी तोड़ फोड़ सकती है। तो अगर वो लंबा मैच जाता तो शायद इतने ज्यादा डोमिनेंट नहीं दिखते ओबा फेमी जैसे कि इस मैच में वो दिखे। क्राउड का रिएक्शन बहुत तगड़ा था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को हराया नहीं, इस तरीके से ओबा फेमी ने हराया। पॉल हेमन भी उसके बाद शॉक्ड हैं,
लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चीज हुई जो ब्रॉक लेसनर के मैच हारने से भी ज्यादा शॉकिंग है। क्या होता है कि ओबा फेमी वहां पे जाते हैं और उन्होंने अपनी इमेजिनरी हेड को ऐसे उतार के हेड्स ऑफ किया। वो एक तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे थे ब्रॉक लेसनर की, और ब्रॉक लेसनर को जैसा फिनिशर पड़ा था ब्रॉक लेसनर वहीं के वहीं लेटे हुए थे। ब्रॉक लेसनर उसके बाद बैठते हैं और ब्रॉक लेसनर को आप विजिबली देख सकते हो कि वो रो रहे हैं, मतलब वो इमोशनल है अपने उस मूवमेंट को लेके। अपने ग्लव्स खोलना वो शुरू करते हैं और जैसे उन्होंने ग्लव्स खोले, ये ग्लव्स खोले हैं आज तक ब्रॉक लेसनर ने सामने वाले का मुंह तोड़ने के लिए, लेकिन अभी ब्रॉक लेसनर मैच हार गया है और वो ग्लव्स उतारता है और उसके बाद उन्होंने अपने जूते भी खोलना शुरू कर दिया। जो डब्ल्यूडब्ल्यू में हमको समझ में आता है कि जब कोई बंदा अपना करियर खत्म कर रहा होता है तब वो ऐसी चीज करता है, और ये करते करते ब्रॉक लेसनर फिर से रोने लग गए। क्राउड ने वहां पे नो वाला चैंट करना शुरू किया, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने अपने जूते और ग्लव्स वहां पे उतारे। उसके बाद वो अपना जो हाथ है उसको भी रेज करते हैं। रिंग में आते हैं पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन दोनों ने एक दूसरे को हक किया। दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे थे। ब्रॉक लेसनर टॉप रोप पे चढ़ते भी हैं, उसके बाद थैंक यू वाले उनके लिए चैंट लगते हैं और घुटने टेक के रिंग में ब्रॉक लेसनर झुकते हैं, जो कि रिस्पेक्ट करना था डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग को। और जब वो जाते भी हैं तो उसके बाद वो फैन से मिल रहे हैं। थैंक यू लेसनर के वहां पे चैंट लग रहे थे, थैंक यू ब्रॉक के वहां पे चैंट लग रहे थे। ब्रॉक लेसनर के लिप्स को अगर आप रीड करोगे तो आई अप्रिशिएट यू गाइस करके भी वो बोलते हैं, और पॉल हेमन वहां पे उस टाइम पे लगातार ही रो रहे थे और जाते जाते भी ब्रॉक लेसनर ने ऐसे हाथ उठा के चले जाते हैं वहां से। तो इस मैच में ब्रॉक लेसनर हार गए हैं और ये रिटायरमेंट दिख रही है ब्रॉक लेसनर। मतलब ऑब्वियस सी चीज है, अगर आप रिंग में देख रहे हो कोई सुपरस्टार मैच हारने के बाद वो भी रेसलमेनिया में अपने जूते उतार रहा है, तो भाई इसका मतलब सिर्फ होता है रिटायरमेंट। मतलब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये मैं समझ नहीं पा रहा, मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि चलो ब्रॉक लेसनर हार गया है, वो चीज लग भी रही थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर रिटायर ही हो जाएगा रेसलमेनिया में, इस चीज की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। ब्रॉक लेसनर जिनको हमने बचपन से देखा है भाई, उनको देखते हुए ही मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू का मतलब ही ब्रॉक लेसनर है। अभी पिछले साल भाई जॉन सीना रिटायर हुए हैं और इतनी सारी चीजें हो रही है, मतलब हमारे जो चाइल्डहुड सारे डब्ल्यूडब्ल्यू बड़े सुपरस्टार से वैसे रिटायर हो रहे हैं। बोलने के लिए यार इसमें बहुत कुछ है, और अभी भी मतलब ब्रॉक लेसनर को ऐसे देख के वो वल्नरेबल, उसकी वीक वाली साइड जब दिखती है तो ऐसा लगता है कि यार ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा भी वीक पड़ सकता है क्या? वो ऐसी इमेज ब्रॉक लेसनर ने आज तक अपनी कैरी करी है, तो वो बात ऐसे हजम नहीं हो पाती है। अभी आने वाली वीडियोज में भी हम बात करेंगे क्या है ब्रॉक लेसनर का स्टेटस, लेकिन ये जो चीज हमने देखी है ये हिंट कर रही है ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट के ऊपर। क्या पता ब्रॉक लेसनर आज रेसलमेनिया में रिटायर ही हो गए हैं, इसके बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे, बट अभी हमें शो के बारे में और भी चीजें बात करनी है। बट अभी भी बोलते बोलते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सही में ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट हो चुकी है आज रेसलमेनिया में। लेकिन ओबा फेमी के लिए ये जो मैच रहा है, यहां से उनका ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी एक मेगा स्टार बना दिया है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है लैडर मैच, जो कि पेंटा वर्सेस रे मिस्टीरियो वर्सेस जेडी मैकडोना वर्सेस जवान वर्सेस रूसेव वर्सेस ड्रैगन ली के बीच था। एंट्रेंस यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने खा ली है। आज भी डब्ल्यूडब्ल्यू वो कमर्शियल एड लगाने से ज्यादा कोई सुधरी नहीं है। बहुत तगड़े स्पॉट्स इस मैच में थे और जैसा मैच से एक्सपेक्ट किया था भाई सारे सुपरस्टार्स ने, वैसे इस मैच में जान लगाई है। जवान भाई टॉप रोप से कूद के जेडी मैकडोना के ऊपर जो लैडर पे चढ़ा है उनको वहीं से गिरा रहे हैं। रे मिस्टीरियो ने लैडर के साथ 619 लगाया। पेंटा ने तो भाई एक ऐसा लॉन्च किया रे मिस्टीरियो को उधर रूसेव के ऊपर कि उन्होंने लैडर ही तोड़ दी। ड्रैगन ली एजे स्टाइल्स का फिनिशर स्टाइल्स क्लैश लगा रहे हैं। पेंटा ने लैडर के ऊपर मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाया है। ये मैच मैं आपको बता ही नहीं सकता भाई, इस मैच को जाके आपको देखना पड़ेगा। एक वो मूवमेंट और आता है जब जवान वहां पे लटक जाता है बेल्ट के साथ ही, वो जो ऊपर टंगी हुई थी, और उस पे लटकने के बाद वो गिर गया भाई, इतनी हाइट से वो गिर गया, इनके कमर वमर पैर वार टूटने की पता नहीं जवान को कोई टेंशन है या फिर नहीं। जवान ने इसके बाद एक कटर भी लगाया रूसेव को, और जितनी तारीफ इसमें आप जवान की करोगे उतनी ही तारीफ आपको रूसेव की भी करनी चाहिए, क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन के लिए दोनों सुपरस्टार का वो जो सामंजस्य है वो बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर पेंटा ने मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर जवान को लगा और एंड में जाके उन्होंने अपनी जो बेल्ट है वो निकाल ली है और पेंटा ने यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रिगर पुल वैसे कर सकती थी, जवान को यहाँ पे वो चैंपियन बना सकती थी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल ये मैच बहुत अच्छा था तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा कोई कंप्लेन करूंगा नहीं। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू ने पेंटा के ऊपर थोड़ा और इन्वेस्ट करने का प्लान किया है और आई होप ये मोमेंटम यहाँ से बरकरार रहा है, क्योंकि पेंटा ने अगर ये अच्छा और बड़ा मैच जीता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू फिर ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट शो पर मैच आता है ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए। सैमी ज़ेन को रिएक्शन अच्छा नहीं मिल रहा है। ट्रिक विलियम्स की एंट्रेंस होती है और भाई पूरा एक पर्दा लंबा सा लेके आए थे अपने पीछे ट्रिक विलियम्स। ब्लू थंडर बम लगाया इस मैच में सैमी ज़ेन ने, तब उनको रिएक्शन नहीं मिला। ब्रेन बस्टर लगाया, उसके ऊपर भी मतलब जो भी मूव कर रहे हैं ना सैमी ज़ेन, ऐसा लग नहीं रहा कि क्राउड उन्हें फेवर कर रहा है। लिल यार्टी भाई इस मैच में चुल कर देता है, जिसकी वजह से ट्रिक विलियम्स ने फायदा उठाने की कोशिश करी, लेकिन उस टाइम पे तो सैमी ज़ेन ने किकआउट कर दिया। बट जब अपने हेलुआ के लिए जा रहे होते हैं सैमी ज़ेन, तो ट्रिक शॉट लगा के इस मैच में वही चीज करी जो कि सही थी और डब्ल्यूडब्ल्यू को करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे
हो चुका है टाइटल चेंज और ट्रिक विलियम्स बन चुके हैं नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब देखते हैं यहाँ से ट्रिक विलियम्स की कहानी कैसी चलती है और क्या कैरेक्टर में चेंज है सैमी ज़ेन का, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो जो डबल टर्न वाली चीज़ है उसको नहीं किया है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डीमन फिन बैलर के बीच में। डोमिनिक मिस्टीरियो की भी स्पेशल एंट्रेंस थी, लेकिन सबसे ज्यादा वेट तो था डीमन फिन बैलर की एंट्रेंस का। और भाई वो बिल्कुल एक ना दिल ही रखा हुआ था, एक डीमन का ही दिल वहां पे रखा हुआ था। और जो एंट्रेंस होती है डीमन फिन बैलर की वो बहुत ही ज्यादा कूल लगती है देखने के लिए। पता नहीं ऊपर से उन्होंने क्या वो झड़ियां सी गिरा दी थी, उसकी वजह से वो जो पूरा सिर वाला जो मुकुट है डीमन फिन बैलर का उसके ऊपर वो सब कुछ लग जाता है। मुझे लगता है शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे करके वो फंस भी सकता है। फिर साथ में अपनी वो बड़ी सी छड़ी भी लेके आते हैं, मतलब बहुत मस्त लगी एंट्रेंस। स्मोक जो गन है वो भी डीमन बैलर के साथ थी, तो प्रेजेंटेशन के लिए ही डीमन फिन बैलर हमें पसंद आता है और वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत अच्छे से नेल करी यहाँ पे। अभी मैच शुरू होता है तो ये स्ट्रीट फाइट इसको ऑलरेडी बना चुके थे, डब्ल्यूडब्ल्यू को शायद थोड़ा लेट में रियलाइज हुआ कि अगर हम डीमन फिन बैलर को लेके आ रहे हैं तो भैया हमको यहाँ पे वेपन्स अलाउड करने चाहिए। एंडो स्टिक, स्टील चेयर, ये सब कुछ शुरू से ही आ जाती है। अब एक मूवमेंट पे सिर्फ एक पे किक आउट किया है डीमन फिन बैलर ने और वो था डोमिनिक मिस्टीरियो का 619 और स्प्लैश। और डोमिनिक की जो फटी हुई थी भाई डीमन बैलर को देख के, वो सोच रहा मैं सीधे सारे बंदे से मैच नहीं लड़ पाता, तुम यहाँ पे सीधा डीमन बैलर लेके आ गए। कॉर्नर पे टेबल को तोड़ा डीमन के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो ने, उसके बाद चेयर शॉट मारी, 619 लगाया, उसके बाद स्प्लैश लगाया, डीमन फिन बैलर ने वहां पे भी किक आउट कर दी। और समझ में आ गया डोमिनिको कि भैया यहाँ पे तो मेरा जो काम है वो होने नहीं वाला। अब इसके बाद डीमन फिन बैलर ने स्टील चेयर से मारा, उसके बाद उन्होंने ट्रैप किया उनको, उनके मतलब गले में उन्होंने स्टील चेयर पहना दी और उसके बाद अपनी वो शॉटगन किक लगाई, लटाया, कोर्डिग्रास फिनिशर लगाया, टेबल टूट गई और डीमन फिन बैलर ने इस मैच में जो विक्ट्री है उसको क्लेम कर लिया। और यही डब्ल्यूडब्ल्यू को करना भी चाहिए था पूरा। मतलब मैं तो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई भी कमी छोड़ी और बहुत उन्होंने चीजें इंप्रूव करी हैं रेसलमेनिया की नाइट 1 से, क्योंकि यहाँ पे मैचेस को टाइम भी दिया गया था। और इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल के बीच में। रिया रिप्ली आज पूरे वाइट गियर में आई थी तो बहुत ज्यादा वो अलग लग रही थी। अब ये मैच मैंने पसंद किया, देखो जेड कारगिल को उनकी इन रिंग स्किल्स के लिए उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस मैच को कैरी किया। स्पाइन बस्टर उन्होंने लगाया और बाकी वो जो इस पूरी मैच की कहानी है कि मिचन आ जाती हैं और साथ में बीफैब आ जाती हैं, वो सब करके उन्होंने पूरी कोशिशें करी। लेकिन ईओ स्काई यहाँ पे आती है और उन्होंने मूल शॉट लगाया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो भाई हेडबट लगेगा, रिपटाइड लगेगा और मैच हो जाएगा खत्म। लेकिन उसको भी उन्होंने काउंटर किया, बट इवेंचुअली जेड कारगिल के ऊपर रिपटाइड जब लगा तो भाई पिनफॉल यहाँ पे हो चुका है और रिया रिप्ली बन चुकी हैं विमेंस चैंपियन। और उन्होंने साथ में पोज भी किया ईओ स्काई के, जब वो उनके कंधों पर चढ़ी हुई थी और उसके बाद वो जो है टाइटल को रेस करते, साथ में पीछे से जो पायरो है वो फट रहे थे। अब देखते हैं, रिया रिप्ली के पास फिर से चैंपियनशिप आ गई है, तो बहुत टाइम से वो मेन इवेंट सीन से बाहर सी लग रही थी। अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है रिया रिप्ली के साथ, यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोटेंशियल भी है रिया रिप्ली का टर्न करवा के ईओ स्काई और रिया रिप्ली की फ्यूड करवाने की। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जॉन सीना, फिर से वो रेसलमेनिया की अटेंडेंस को अनाउंस करते हैं जो कि 55,255 थी और टोटल 1,06,000 के आसपास का उन्होंने नंबर बताया। और आके वो कहते हैं कि भाई एज होस्ट मेरी जो ड्यूटी है वो पूरी हो चुकी है, तो मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। मिस निकल के आते हैं और भाई क्या गोल्ड सेगमेंट था। मैं बोलूंगा ऐसे कॉमेडी एक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू में जो होते हैं इसको शायद आप इजीली रिसेंट टाइम में तो टॉप में रख सकते हो। मुझे याद नहीं आ रहा कि इतना मैंने कब कोई मस्त जो फनी होने के साथ साथ वो सब कुछ था, मतलब उसमें एलिमेंट। तो क्या होता है, मिज आते हैं और कहते हैं चल चल निकल, मैं लॉकर रूम लीडर हूँ किट विल्सन के। वो साथ आते हैं, कहते हैं मेरे को अपना रेसलमेनिया का मूवमेंट चाहिए, तो जॉन सीना कहता है कि चल ठीक है भाई। जॉन सीना ने हैंडशेक किया मिज के साथ और उनको पता नहीं है जॉन सीना को कि किट विल्सन बंदा कौन है। जॉन सीना साइड में लग जाते हैं, तो तभी भाई हमने देखा कि बहुत सारे डैन हाउसन से जैसे मिलते जुलते बंदे आते हैं, लेकिन उनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, वो बच्चे नहीं है। और उसके बाद भाई डैन हाउसन अपनी गाड़ी में आते हैं पूरा मस्त तरीके से। मिज देख रहा है भाई मैं अपना मूवमेंट बनाने के लिए आया हूँ, ये हो क्या रहा है। जॉन सीना भी एक पॉइंट पर डरे डरे से थे जब डैन हाउसन ने बोला कि आई हैव समथिंग टू से टू यू। तो जब उन्होंने बोला उनको लगा भाई कहीं मुझे कर्स ना कर दे, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाया जॉन सीना के साथ में। जॉन सीना वहां पे स्माइल करते हैं, किट विल्सन ने बोला यू आर टॉक्सिक और धक्का दे दिया उसके बाद। और डैन हाउसन ने अपने सारे वो छोटे जो चेले चपाटे हैं उनको किट विल्सन के ऊपर लगाया और उसमें से एक बंदे ने सीधा हथियार पे जाके मारा किट विल्सन के। उसके बाद सारे के सारे लोग किट विल्सन के पीछे पड़ गए। मिज के भी डायरेक्ट ऐसे पंच किया गया तो भाई उनके भी वहां पे लग गई है और फिर मिज तो भाई गिर गए। जॉन सीना का जो मूव है 5 नकल शफल वो डैन हाउसन ने लगाया है, वो भाई क्या मस्त लग रहा था। और लेजिट आप वहां पे जॉन सीना को देख सकते हो कि वो बंदा कितना ज्यादा खुश है। फिर वो यू कैन नॉट सी मी भी बोलते हैं, उसके बाद पटाखा फटता है और डैन हाउसन उसके बाद वहां से चले जाता है। तो बहुत ही मस्त ये एंगल था। और लास्ट में जो छोटे छोटे लोग हैं वो मिस को पकड़ के भी वहां से लेके जा रहे हैं। तो बहुत कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे ऐड किया। जैसे मैं बोल भी रहा था कि जॉन सीना को अगर आप होस्ट लेके आए हो
तो कुछ सेगमेंट भी करवा सकते हो। आज WWE ने इस चीज़ के ऊपर अच्छा काम किया और उसके बाद जॉन सीना वहाँ पे बहुत खुश था, कहता है यार रिटायरमेंट वाली जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके बाद जो सीधा ट्रांजिशन है वो आता है रेसलमेनिया 42 की नाइट 2 के मेन इवेंट में, जहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। सबसे पहले जब रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है तो भाई रोमन रेंस का पुराना वाला हेड ऑफ द टेबल जो म्यूजिक है वो आज बज चुका है। पहले पियानो और ड्रम्स के साथ उनकी एंट्रेंस होती है और रोमन रेंस के जो हाथ में ग्लव्स थे वो गोल्डन वाले थे, पूरे गोल्डन नहीं थे लेकिन वो ब्लैक एंड गोल्डन के साथ थे। इवन अगर आप उनके जूते भी देखोगे तो उसमें भी एक गोल्डन सी पट्टी सी लगी हुई थी जो बयां कर रही थी कि भाई आज शायद रोमन रेंस कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। वो ऑरा रोमन रेंस की एंट्रेंस में फील हो रहा था। किसी ने कहीं तो मैंने किसी का कमेंट देखा था, उसने बोला था रोमन को देख के ऐसा लगता है कि इसे लैब में बनाया होगा। और मुझे लगता है रोमन रेंस अब तक की अपनी WWE की बेस्ट बॉडी की शेप में है। और यही सेम बात मैं सीएम पंक के लिए भी बोलूंगा। भाई सीएम पंक की बड़ी मस्त एंट्रेंस थी, पहले तो पीछे से उनका म्यूजिक चल रहा था लेकिन उसके बाद बिना किसी म्यूजिक के साथ वो आते हैं और फिर रैम्प से उनका म्यूजिक प्ले हुआ। तो जो प्रेजेंटेशन थी इनके जैसी एंट्री होगी रोमन रेंस और सीएम पंक की, ये बिग फाइट वाली फील आई और इसको देख के लगा कि हाँ भैया रेसलमेनिया चल रही है। वो जो रेसलमेनिया वाली वाइब होती है, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच की क्या वाइब होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई थी। फिर आप बोल लो अब कि बिल्ड अच्छा नहीं था, वैसे नहीं था, जो कि रियलिटी है, लेकिन इस पॉइंट तक ऐसा लग रहा था कि भाई अब क्या होता है। वो उस मैच से पहले जो WWE फैंस को फील करवाना चाहती है वो ऑलरेडी फील हो गया था। अब मैच ये स्टार्ट होता है तो जैसे रोमन रेंज के मैचेस होते हैं थोड़े स्लो पेस पर कुक करते हैं, ट्रैश टॉकिंग यहाँ पे होती है, वो सारी चीजें हुई। रोमन रेंज सुपरमैन पंच लगाने के लिए जाते हैं, वो नहीं लगता। सीएम पंक अपना जीटीएस लगाने के लिए जाते हैं, वो नहीं लगता। लेकिन फाइनली रोमन रेंज ने सुपरमैन पंच हिट किया और उसके बाद जब वो स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं अपना ऐसे ऊ आ करके वो ऊपर जब देखते हैं, उसी टाइम पे सरप्राइज कर दिया सीएम पंक ने, वो हाई नी उनको लगाते हैं और फिर रोमन रेंज ने एक बहुत यूनिक मूव पुल ऑफ किया जो कि हमने इससे पहले रोमन रेंज को नहीं करते हुए देखा। उल्टा टांगते हैं वो सीएम पंक को, क्योंकि सीएम पंक टॉप रोप पे चढ़ के शायद डेस्क के ऊपर कूदना चाहते थे रोमन रेंज के। उन्होंने उल्टे लटके हुए सीएम पंक को 3 सुपरमैन पंचेस लगाए हैं और वो देखने में बड़ा कूल लग रहा था, जिसकी वजह से सीएम पंक हो गए पूरे खूनम खून। और मुझे एक बात नहीं समझ में आई, ये मैच में तो शायद स्टिपुलेशन कुछ थी नहीं, ये डिस्क्वालिफिकेशन तो इसमें हो सकता था, नो डिस्क्वालिफिकेशन तो हमको बताया नहीं था, लेकिन रोमन रेंस ने यहाँ पे स्टील स्टेप्स का यूज किया है। तो आई थिंक इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन तो हमें मांगता ही है, लेकिन WWE शायद उसको देने नहीं वाली और फर्क भी नहीं पड़ता एट द एंड अगर WWE ने वो चीज़ डिलीवर करी है जो कि फैंस चाहते थे। तो फिर यह थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्या था। अब रोमन रेंस अपना वो शील्ड वाला जो पावर बॉम्ब है वो हिट करते हैं सीएम पंक के ऊपर। ऐसा लगा कि सीएम पंक की तो ऐसी तैसी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही रोमन रेंस सीएम पंक को लेकर रिंग में पहुंचते हैं, पता नहीं अंदर कहां से एनर्जी का बर्स्ट हुआ सीएम पंक में, उन्होंने सीधा जीटीएस हिट कर दिया, लेकिन रोमन रेंस उसके ऊपर किकआउट कर देते हैं। रोमन रेंस ने भी फाइनली अपना स्पीयर हिट किया, लेकिन उसके ऊपर फिर सीएम पंक ने भी किकआउट कर दिया। अब रोमन रेंस जीटीएस मारने के लिए जा रहे हैं सीएम पंक को कि भाई अब मैं ऐसे मारूंगा, वो लगा नहीं पाया, लेकिन सीएम पंक ने सुपरमैन पंच हिट किया। और भाई क्या मैं तो बोलूंगा बॉडी लैंग्वेज सीएम पंक की इतनी ज्यादा फनी थी वो, जिस टाइम पर उन्होंने जो सुपरमैन पंच रोमन रेंस का वो डिलीवर किया। अब पर्सनल हो गए सीएम पंक बहुत ज्यादा। वहां पे कोई बंदा बैठा होता है जिसने ऊला फाला पहनी हुई होती है, वो कुछ तो होगा, आई थिंक डेफिनेटली कुछ तो रिलेशन होगा ही। वो माला को पहन के आते हैं, लेकिन रोमन रेंज की तरीके से नहीं, जैसे हमारे शादियों में नहीं ऐसा माला पहन लेते, उस तरीके से उन्होंने वो जो माला है वो पहनी और वो स्पीयर मारने के लिए कॉर्नर पे जाके ऐसे वो जो रोमन रेंज का इमोट है उसको करते हैं। स्पीयर इतना स्लो आ रहा था कि रोमन रेंज ने वहीं पे पकड़ लिया और जैसे रोमन रेंज अपने वो पहले सबमिशन मूव चोक में डालते थे वैसे ही बहुत देर तक उन्होंने डाला सीएम पंक को, लेकिन ऑब्वियसली ना टैप आउट हुआ ना पास आउट हुआ। सीएम पंक ने भी वही सेम चीज करी और फिर एक ऐसा मूव पुल ऑफ किया सीएम पंक ने जो कि आजकल WWE में बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप फेस हो या आप हील हो फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ यूनिक और क्रिएटिव चीजें कर सकते हो। तो सीएम पंक ने अपने हाथ में जो टेप पहना होता है उसको उतारा, ऐसे नीचे फेंका और वो फेंका इसीलिए कि रेफरी अब उस चीज को बाहर फेंकेगा और जब रेफरी उसको पकड़ के जाता है उधर, अब रेफरी का ध्यान तो है नहीं रिंग में, सीएम पंक ने भाई रोमन रेंज को लो ब्लो हिट कर दिया और लो ब्लो हिट करते ही उन्होंने जीटीएस लगाया और इस पॉइंट पे तो ऐसा लगा कि लो भैया हो लिया काम। एक चीप हरकत के साथ सीएम पंक ने अपना जो टाइटल शायद रिटेन कर लिया है, बट रोमन रेंज ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वहां पे किकआउट किया और उस मोमेंट पे क्राउड भी जो फटा था भाई, वो उस टाइम पे रिएक्शन कुछ अलग ही लेवल का निकला था। और इस पूरे मैच में आप बोल सकते हो क्राउड अपनी फीट पर था, बिल्कुल भी थकेला रिएक्शन कहीं से भी नहीं था। और मैं तो बोलूंगा कि रेसलमेनिया की नाइट 1 में जो क्राउड था, रेसलमेनिया की नाइट 2 में जो क्राउड था, देख के ऐसा लगा कि भाई ये कोई और ही लोग आ गए क्या शो को देखने के लिए। लेकिन उसका रीजन ये भी है कि रेसलमेनिया की नाइट 1 से जो नाइट 2 है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे आज के दिन और कल के दिन आपके पास बाकी हैं 2 दिन, नेचुरलिटी इंसाफ आरपंथ वाला कोड यूज करोगे तो आप जो भी परचेस करते हो 5 लकी लोगों को मेरी तरफ से प्रोटीन का बॉक्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है।
तो कोड आप यूज़ कर लेना, लिंक आपको मिल जाता है उसका डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हेल्थ के ऊपर देखो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज सीएम पंक और रोमन रेंस अपने करियर की मैं बोलूँगा दोनों ही बेस्ट शेप में नजर आ रहे थे, वो भी इस एज में जाके। तो अब क्या कहानी हुई, रोमन रेंस को लो ब्लो मारने के बाद, जीटीएस मारने के बाद भी किक आउट हो गया। तब सीएम पंक को लग रहा भाई मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे याद है एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मैंने बोला था कि सीएम पंक को एल्बो ड्रॉप नहीं हिट करना चाहिए। भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और क्लीन चिट देता हूं सीएम पंक को एल्बो ड्रॉप हिट करने की, क्योंकि आज सीएम पंक ने इस मूव को बचा के रखा था। फ्रेजाइल सीएम पंक हम बोलते हैं सीएम पंक को, जो कि काफी हद तक रियलिटी में, लेकिन आज सीएम पंक ने ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है हर किसी को दो बार सोचना पड़ेगा ये बोलने से पहले कि सीएम पंक अब रेसलिंग करने में एक थकेला इंसान है। उन्होंने लिटाया रोमन रेंस को अनाउंसर डेस्क के ऊपर और वहां से जाके उन्होंने एल्बो ड्रॉप मार दिया। माइक पे रोमन रेंस की चीखने चिल्लाने की आवाज भी इतनी साफ थी कि भाई शायद रोमन रेंस खड़ा भी नहीं हो सकता। तो भाई सैल्यूट सही करना पड़ेगा यहाँ पे सीएम पंक को कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट है, उनको पता है यहाँ पे फैंस की एक्सपेक्टेशन है और उसके ऊपर सीएम पंक पूरा पूरा खरा उतरना चाहते हैं। इवन इन दोनों के बीच में आपको लड़ते हुए देख के वो इंटेंसिटी महसूस होगी कि कोई भी बंदा हारने के लिए तैयार है ही नहीं, भले ही प्रोफेशनल रेसलिंग एक स्क्रिप्टेड शो है। तो इस लेवल पे ये इस मैच में चीजों को लेके गए, इनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब इसके बाद रोमन रेंस को वो लेके आते हैं रिंग में, जीटीएस उन्होंने लगाया और जैसे हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच, जहां पे दूसरी बार भी सेथ रॉलिंस जीटीएस के लिए गिर गए थे सीएम पंक के ऊपर, वो रस्सियों से टकरा के, रोप से टकरा के, वैसे ही रोमन रेंस भी गिर जाते हैं। लेकिन कोशिश करी सीएम पंक ने जीटीएस लगाने की, उनके पैरों ने जवाब दे दिया। डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी भी क्या मस्त तरीके से प्ले यहां पर करी कि क्योंकि सीएम पंक थक जाता है तो उस चीज को उन्होंने स्टोरी में भी यूज किया। अब इसका फायदा उठाया ऑब्वियसली रोमन रेंस ने, उन्होंने एक स्पीयर लगाया, उनको पता था एक स्पीयर से काम होगा नहीं, और उसके बाद दूसरा स्पीयर लगा के जब पिन फॉल किया रोमन रेंस ने तो 3 काउंट पूरा हो जाता है और रोमन रेंस के पास 2 साल के बाद दोबारा से वर्ल्ड चैंपियनशिप आ चुकी है, क्योंकि इस मैच को जीत के रोमन रेंस बन चुके हैं हमारे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और जब वो चैंपियन बने तो उसके बाद ऊला फाला भी उनके पास है, वो टाइटल के साथ पोज करते हैं, रिंग साइड में उनकी फैमिली थी। एक बहुत तगड़ा क्लोजर डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया की नाइट 2 को दिया है। शायद नाइट 1 में जो हमको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, बोलेंगे नाइट 2 में डब्ल्यूडब्ल्यू के जो मैचेस के आउटकम थे वो वैसे रहे जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यू को देना चाहिए था। एक वो ब्रॉक लेसनर वाली चीज अभी भी दिमाग में बैठी हुई है कि भाई अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, या क्या हमने ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट देख ली है। आज के जो रेसलमेनिया की नाइट 2 है इसको मैं रेट करूंगा 4.25 स्टार। भाई रेसलमेनिया की नाइट 1 को 1 स्टार और इस नाइट को 4.25 स्टार। तो इस लेवल का डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंप्रूव किया है नाइट 2 में। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपन वाला कोड यूज कर लेना। 5 लकी लोगों को मिल जाएगा प्रोटीन बॉक्स मेरी तरफ से। आज और कल के दिन ये चीज सिर्फ होने वाली है। इंस्टाग्राम पे बाकी आप फॉलो कर सकते हो, उसके बाद चैनल पे और वीडियोस आने वाली हैं जहां पे हम पोस्ट रेसलमेनिया के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड हम लोग डेली बातें करते हैं। अपना रिएक्शन आप लोग जरूर बताना कमेंट में। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।